कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में एंड एप्लीकेशन ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, BTUP थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लेक्चर 1 लेने वाले हैं यूनिट 1 का। किस सब्जेक्ट का? मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी का। एकदम शुरू से आप लोगों को समझाएंगे। आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन होगा, इम्पोर्टेंट सारे डेफिनेशंस होंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, और जो न्यूली सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सब बेस्ड है। अर्थात इसके अंदर आपको मेजरमेंट करना सिखाया जाता है, जो भी आप मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं उनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिन्होंने अपना एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है, डाउनलोड कर लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नोट्स मिल जाएगा, PYQ मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आपको सारी चीज़ें इस जगह पर मिल जाएंगी। तो भैया कम प्राइस के कोर्स में बहुत कुछ देता हूँ, ज़रूर से ज़रूर परचेज कर अपना पढ़ाई कंप्लीट करिए। तो हम लोग आ चुके हैं अपने नोट्स के ऊपर। जैसा कि आपको पता है, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2, इस मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट में सिर्फ 2 यूनिट है। यूनिट नंबर 1 का नाम है लीनियर मेजरमेंट्स एंड कॉम्परेटर्स। ठीक है, इसके अंतर्गत पहले यूनिट से आपको लगभग 25 मार्क्स मिलने वाले हैं, 25 नंबर मिलने वाले हैं इस यूनिट से। और इस यूनिट में छोटी छोटी डिफिनीशंस आपको पढ़नी है। सबसे पहले हम जान लेंगे कि मेट्रोलॉजी एक्चुअल में है क्या। ये मेट्रोलॉजी अर्थात इसको कहेंगे मापानिकी। क्या कहेंगे? मापानिकी। अब इसको हिंदी में याद करने की कोशिश नहीं करिएगा, इस मेट्रोलॉजी को, ठीक है, आप जैसे भी इंग्लिश है उसी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मेट्रोलॉजी है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन सबको इंग्लिश में ही याद करिएगा। इंजीनियरिंग का वह विषय जिसके अंतर्गत यूनिट्स ऑफ मेजर, अब कहने का मतलब क्या है इसको समझो। जितना भी आप मेजरमेंट कर रहे हो उसका यूनिट, अर्थात मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, तो इसके अंतर्गत आप यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब बहुत सारे ऐसे मेजरमेंट होंगे जिनको आप सुने भी नहीं होंगे, है ना, उनका भी, जैसे आप फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पॉइज देखते हो, ठीक है, तो सबका यूनिट है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी मापन करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे साइन बार है, कॉम्परेटर है, वेवल प्रोटेक्टर है, अभी आगे सब पढ़ने को मिलेगा, उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। एपरेटस, बहुत सारे एपरेटस हैं, जैसे बी ब्लॉक है, ठीक है, सरफेस प्लेट है, वर्नियर कैलिपर है, इंस्ट्रूमेंट्स भी बोल सकते हो, एपरेटस बोल सकते हो। तो इन सब के बारे में यहाँ पर अध्ययन होता है, किसके अंदर? मेट्रोलॉजी के अंदर। और किस चीज़ के बारे में? मेजरिंग मेथड्स, आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो मेजर करने का, ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा मेट्रोलॉजी के अंदर। तो इन सब के विषय में अध्ययन जिसमें किया जाता है वो कहलाता है मेट्रोलॉजी। चलिए, किसी उत्पाद की गुणवत्ता उच्च स्तर पर बनाए रखने के लिए उस उत्पाद के निरीक्षण हेतु मापन इकाइयों, मापन यंत्रों, मापन विधियों का अध्ययन किया जाता है, मेट्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहने का मतलब है, ध्यान से समझो। अगर आप कोई पार्ट बना रहे हो तो आपका पार्ट कितना एक्यूरेट मेजरमेंट किया गया है, इस चीज़ की गुणवत्ता को किसके माध्यम से पता चलता है? मेट्रोलॉजी। यानी वो एकदम से एक्यूरेसी के साथ मेजर किया गया है, उसकी उच्च स्तर गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, उसका आपको निरीक्षण करने के लिए मापन इकाइयाँ, मापन यंत्र, मापन विधियों का अध्ययन किया जाता है। कोई सा भी चीज़ को निरीक्षण करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज करोगे, बहुत सारे टेक्निक्स यूज करोगे, बहुत सारे मापन यंत्र यूज करोगे, उस अध्ययन को ही कहते हैं मेट्रोलॉजी। तो पर्पज क्या है मेट्रोलॉजी का, उसको भी समझो। बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनाया हूँ, इस तरीके का नोट्स आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो मेरे दोस्तों, मेट्रोलॉजी का सही पर्पज क्या है? कोई भी कार्य के लिए सही मापन यंत्रों का प्रयोग करना। अगर आप कोई भी पार्ट माप रहे हो, अगर आपको मेट्रोलॉजी का ज्ञान है तो आप सही इंस्ट्रूमेंट्स यूज करोगे। अगर आपको मान लीजिए कहीं पर आपकी लंबाई मापनी है तो आप सही मापन यंत्र कैसे यूज करोगे? जैसे मान लो ये हमारे सचिन भैया हैं, ठीक है, ये हमारे सचिन भाई हैं और ये मान लो 6 फुट के हैं, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? 15 सेंटीमीटर वाली पटरी लेकर के नाप रहे हो, उसके लिए तो इंच टेप यूज करोगे ना, सचिन भैया को नापने के लिए। तो इसी तरीके से मापना है, साइन बार से माप रहे हो, कॉम्परेटर से, ठीक है, नहीं तो माप रहे हो ऑटोकोलीमीटर से। अब CMM का यूज कहाँ पर है, ऑटोकोलीमीटर का यूज कहाँ है, ये सब मेट्रोलॉजी का अध्ययन करने के लिए होता है।
मापन में अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों का स्टैंडर्डाइजेशन करना। ध्यान से सुनिए, अगर आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट है पटरी, ये 15 सेंटीमीटर का है, तो ये 15 सेंटीमीटर को वेरीफाई भी करने वाला कोई होना चाहिए। समझ रहे हो आप? इस 15 सेंटीमीटर को वेरीफाई भी करना पड़ेगा। और अगर आप इसको वेरीफाई नहीं कर रहे हो तो ये कैसे मानोगे कि 15 सेंटीमीटर का है? उसके लिए लगता है स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस, यानी अलग विधि से इसको माप करो और वो बताओ कि ये 15 सेंटीमीटर का है। तो ये है बेसिक ऑफ मेट्रोलॉजी का पर्पज। किसी प्रोडक्ट की सही एक्यूरेसी के साथ उत्पादन करने में तथा उसके मापन में कम से कम लागत आने में। अगर किसी भी प्रोडक्ट का सही मेजरमेंट होगा तो उसमें एज वगैरह नहीं लगेगा। एज वगैरह लगने से टूट जाता है और वहाँ पर क्या होगा, आपका लागत बढ़ जाएगा। और अगर आप एक्यूरेसी के साथ मापन कर रहे हो तो उत्पादन में आराम से वृद्धि होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मापन में आने वाली विभिन्न समस्याओं का हल। मेट्रोलॉजी से क्या होता है कि बहुत सारे समस्याएं ऐसी होती हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे होते। कैसे, मैं बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। मान लीजिए आप कोई भी मेजरमेंट कर रहे हो और उसमें बार बार एरर आ रहा है, तो उसके लिए आप देखोगे कि जैसे मान लो वर्नियर कैलिपर आपने यूज किया है नॉर्मल वाला, तो आप देखोगे कि बहुत बार एरर आया, तो आप क्या करोगे, डिजिटल वर्नियर कैलिपर लेकर आ जाओगे। तो बहुत सारी समस्याओं का हल ये मेट्रोलॉजी करता है। मापन की नई आधुनिक विधियों का तकनीकी विकास एवं उपयोग करना। जो मेट्रोलॉजी की नई नई विधियां आ रही हैं उनके बारे में अवगत हो जाओगे आप मेट्रोलॉजी से, और आप जितने भी यूज हैं, किसका कहाँ यूज है, वो आप जान जाओगे। तो ये है मेट्रोलॉजी का काम। अब आते हैं मापन। मापन क्या है? मापन यंत्र द्वारा, इंस्ट्रूमेंट्स है ये, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स है ये। इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा क्या होता है, माप किया जाता है। किसी पैरामीटर की माप, कोई पैरामीटर ले लो आप, कोई ब्लॉक ले लो, उसको माप कर रहे हो और वो स्टैंडर्ड के रूप में मापन कर रहे हो, यानी वर्नियर कैलिपर से मापे तो भी आ रहा है, स्ट्रोबोस्कोप से माप रहे हो, मान लो उदाहरण के तौर पे आपका वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, उससे माप रहे हो, उतना ही आ रहा है, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन के रूप में व्यक्त करने को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए अगला है स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। तो आपको पता नहीं होगा कि ये सब्जेक्ट 6 सेमेस्टर मैकेनिकल में चलता था पहले, ठीक है। वहाँ पर डायरेक्ट से आपसे पूछ लिया गया था प्राइमरी और लीनियर स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, लाइन स्टैंडर्ड। तो बहुत सारे लोगों का नंबर कट गया था। हो सकता है पिछली बार तुम्हारे सब्जेक्ट में भी पूछा गया है। हमेशा मैं PYQ प्रोवाइड करता हूँ, तो आप जब हमारे कोर्स के अंदर इनरोल करेंगे तो PYQ 2026-27 में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा वो बताएंगे। नोट्स तो पूरा रहता ही रहता है और वीडियो लेक्चर भी रहता है। किसी पैरामीटर का शुद्ध माप प्राप्त करने के लिए निर्धारक मानक से उसकी तुलना करके माप का मान निकाला जाता है। कहने का क्या मतलब, आपका ये कोई ब्लॉक है, इसको माप रहे हो, ठीक है। आपने पटरी लिया, ये आपकी पटरी है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर टिक लगा लिया। तो इसका जो स्टैंडर्ड था वो 15 सेंटीमीटर का था और आपने टिक लगाया 10 सेंटीमीटर पर, तो यानी 10 सेंटीमीटर उसका स्टैंडर्ड था। वहाँ से उसने क्या किया, आपने तुलना करके क्या किया, मान निकाला। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। किसी मापन की एक्यूरेसी और उपयोगिता के आधार पर स्टैंडर्ड्स को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला हो गया प्राइमरी स्टैंडर्ड, ये क्या होता है, मूल मानक होते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। इसके आधार पर जो द्वितीयक मानक यानी सेकेंडरी मानक है वो बनते हैं। अब कौन कौन से हैं? मीटर, ये आपका मूल मानक है। स्केल, फुट, गज, ये सब क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड है। इसके बेसिस पे आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड बनता है। आइए सेकेंडरी स्टैंडर्ड की तरफ चलते हैं। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड के आधार पर सेकेंडरी स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। जैसे प्राइमरी स्टैंडर्ड है उसके बेसिस पे सेकेंडरी स्टैंडर्ड को तैयार किया जाता है। समय समय पर इनकी तुलना प्राइमरी स्टैंडर्ड से करके उनमें होने वाले डेविएशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे कोई भी चीज़ को बहुत दिन तक मापते हो तो घिस जाता है, उसमें क्या हो जाता है, अंतर आ जाता है। तो उस अंतर को सही कैसे किया जाएगा, प्राइमरी से। प्राइमरी स्टैंडर्ड में जितना माप होगा उसके बेसिस पे अंतर को आप सही कर लोगे और आप डेविएशन को नोट कर लोगे। इसका जो प्रयोग है वो टर्सरी स्टैंडर्ड की तुलना में किया जाता है, यानी आपका जो टर्सरी स्टैंडर्ड है वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बेसिस पे बना होता है। अब आते हैं टर्सरी स्टैंडर्ड की तरफ। ऐसे स्टैंडर्ड जिनका प्रयोग
वर्कशॉप या लेबोरेटरी में रेफरेंस के लिए प्रयोग में लाया जाता है वो टर्सरी स्टैंडर्ड होता है। देखो प्राइमरी से सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से टर्सरी बना। अब से टर्सरी वाला जो है वो ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया जाता है कि लेबोरेटरी में यूज होगा। जैसे आपका BIS स्टैंडर्ड है तो ये आपका क्या है, एक स्टैंडर्ड है जो लेबोरेटरी में यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो टर्सरी स्टैंडर्ड कहलाते हैं। अगला है वर्किंग स्टैंडर्ड। ऐसे स्टैंडर्ड जिनका प्रयोग वर्कशॉप लेबोरेटरी में हर समय ज़रूरत पड़ने पर किया जाता है, इन्हें लो ग्रेड की धातु से बनाया जाता है। यानी ऐसा स्टैंडर्ड जिन्हें हर समय आप यूज करते हो और जैसे ही ज़रूरत पड़ती है, हर समय तो यूज करते हो, अब जैसे ज़रूरत पड़ती है इसको आप चेंज कर सकते हो, इसीलिए इसको लो ग्रेड की धातु से बनाया जाता है। और इनकी कीमत भी कम होती है। जैसे स्टेनलेस स्टील वाला जो पटरी होता है बहुत आराम से चेंज कर सकते हो और जल्दी ख़राब होने की दशा में इन्हें आसानी से बदला जाता है। तो वर्कशॉप में आपकी चीज़ें तो आराम से ख़राब हो जाती हैं, तो इसके लिए होता है वर्किंग स्टैंडर्ड। अब यही पूछा था लाइन स्टैंडर्ड। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने के लिए हम जिन स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं लाइन स्टैंडर्ड। अब ये छोटा सा डेफिनेशन किसी को नहीं पता कि दो बिंदुओं से बीच की दूरी को मापने के लिए आप मीटर का यूज करते हो, ये क्या है, एक लाइन स्टैंडर्ड है। मीटर स्केल, यार्ड स्केल। अब आता है इंड स्टैंडर्ड। दो कर्व्ड सरफेस के बीच की दूरी को मापने के लिए इस इंड स्टैंडर्ड का प्रयोग किया जाता है। कोई कर्व सरफेस हो तो उन दो कर्व सरफेस के बीच की दूरी को मापने के लिए हम क्या करते हैं, इंड स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं अपने इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। 100% ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में आती हैं, ठीक है, 5 नंबर में। और पहली बार जब पेपर हुआ था तो 10 मार्क्स में आई थी। तो इस बात का ध्यान रखें कि इनको छोड़ करके आप लोग नहीं जा सकते। तो हम बात करें अगर प्रिसीजन की, तो प्रिसीजन क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिसीजन। प्रिसीजन को जो हिंदी में कहते हैं मेरे दोस्तों, उसको कहते हैं सूक्ष्मता। अब ये क्या होता है ये आपको बताते ही समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल लेते हैं। कोई ये ब्लॉक है, आपने क्या किया, इसको इंच टेप से भी नापा, इसको सेंटीमीटर वाले स्केल से भी माप लिया, जो 10 रुपए की पटरी आती है उस मीटर वाली पटरी से भी माप लिया। ठीक है, सबसे माप लिया। आपने कई बार मापा और हमेशा जो माप आई एक समान आई, हर बार ये मान लो 10 सेंटीमीटर ही आई, तो उसको क्या कहलाते हैं, सूक्ष्मता, उसकी प्रिसीजन कहलाती है। किसी मापन यंत्र द्वारा किसी माप को एक ही प्रकार से कई बार मापा जाए और माप हर बार एक समान आए। आपने कई बार मापा, एक ही प्रकार से मापा, एक ही प्रकार से मतलब इंची टेप लेकर के एक तरीके से ही मापते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ली गई मापों की समानता उसकी क्या कहलाएगी, प्रिसीजन। यानी जो बार बार जो समान माप आ रही है वो उसकी प्रिसीजन कहलाएगी। एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी तो आपने हर जगह पे पढ़ी है, अभी 4th सेमेस्टर में आओगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे भी एक्यूरेसी की बात होती है। एक्यूरेसी क्या है, आप 5 घंटे जग रहे हो, 5 घंटे में आपने 4.5 घंटे पढ़ाई करी तो आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। आप 5 घंटे में 2 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो, क्या है, एक्यूरेसी ख़राब है। तो किसी भी मापन यंत्र द्वारा मापी गई प्रेक्षित माप का मतलब ऑब्जर्व्ड। जैसे आपने किसी चीज़ का माप किया तो वो आपका 10 सेंटीमीटर माप आया, तो वो क्या है, आपका ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट है। ठीक है, कि वास्तविक माप से निकटता। अब ध्यान से समझो, ये आपका ब्लॉक मान लो किसका है, 10 सेंटीमीटर का है, और आपने इसको मापा, आपने इसको इंची टेप लेकर के मापा, ये क्या हो गया, ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट हो गया। वास्तविक माप इसकी 10 सेंटीमीटर थी। ठीक है, इससे जो निकटता आपने मापी और आपकी वैल्यू आई 10.1 सेंटीमीटर, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी एक्यूरेसी कहलाएगी। अगर गलती से आपका 10.0 यानी 10 सेंटीमीटर ही आ गया तो 100% एक्यूरेसी के साथ ये माप हो रही है। तो आप लोग समझ गए, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी उससे जितना ही उसकी वैल्यू समान होगी वह उसकी एक्यूरेसी कहलाएगी। जैसे आप 5 घंटे पढ़ते हो और आप 5 घंटे जग रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है, 100% एक्यूरेसी है। समझ गए, 24 घंटे का दिन होता है, 18 घंटे पढ़ना चाहिए, 18 घंटे पढ़ रहे हो, 100% एक्यूरेसी हो गई है ना। चलिए अगला है सेंसिटिविटी। किसी मापन यंत्र द्वारा मापी गई किसी माप के छोटे से छोटे अंतर को मापने की सूक्ष्मता ही उसकी सेंसिटिविटी कहलाती है।
अब जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया कि ये ब्लॉक जो है वो 10 सेंटीमीटर का है और आपने माप कितना दिया 10.1 सेंटीमीटर, और अगली बार आपने मापा तो आपका जो है 9.9 सेंटीमीटर आ गया। तो ये जो छोटा छोटा जो अंतर आ रहा है वो क्या कहलाती है, उसकी सूक्ष्मता, यानी इतना अंतर छोटा सा आया वो उसकी सेंसिटिविटी कहलाती है। अगला आता है कैलिब्रेशन। तो मान लो ये 10 सेंटीमीटर का स्टील रूल है, क्या है ये 10 सेंटीमीटर का स्टील रूल है और आप इसको यूज करते हो, ठीक है। स्टील रूल को आप क्या करते हो, यूज करते हो किसी भी चीज़ को मापने के लिए। तो यह घिस पिट जाएगी, है ना, एक घिस पिट जाएगी कि नहीं घिस पिट जाएगी। इसके स्टील के ऊपर जो माप लगी हुई है ये क्या है, घिस जाएगी, इससे दिखेगा नहीं। तो किसी मापन यंत्र की एक्यूरेसी को बनाए रखने के लिए, यानी ये 10 सेंटीमीटर एक्चुअल जगह पर रहे, उसके लिए उस यंत्र की किसी अन्य प्राइमरी स्टैंडर्ड इस स्टील रूल को मीटर स्केल से, मान लो मीटर स्केल से क्या किया आपने, तुलना करके इस यंत्र को ठीक कर दिया। इस चीज़ को कहेंगे कैलिब्रेशन। ठीक है भैया, कोई बनावटी पढ़ाई नहीं करवाता हूँ, ठीक है, कोई बनावटी पढ़ाई नहीं, लोगों की तरह बड़की पीपीटी लगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। एकदम क्रिस्टल क्लियर पढ़ाऊंगा और वही जो एग्जाम में लिखना है, नंबर ढंग के आएंगे। तुम्हारे 2 बैच पास करा चुका हूँ, तुम्हारा भी बैच पास होगा आराम से, ठीक है, टेंशन ना लो। अभी फाइनल ईयर में है, मैकेनिकल वालों से अपने पूछ लेना, अपने सीनियर से, ठीक है, कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ 100% एग्जाम में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर बात है। तो किसी अन्य प्राइमरी स्टैंडर्ड का सेकेंडरी स्टैंडर्ड से तुलना करके यंत्र को ठीक करने की जो क्रिया है उसे कहते हैं कैलिब्रेशन, ठीक है। चलिए अगला है हमारा रिस्पॉन्स टाइम। क्या है दोस्तों, रिस्पॉन्स टाइम। किसी मापन यंत्र द्वारा इनपुट एप्लीकेशन के डेटा को फाइनल पोजीशन में परिवर्तित करने में लगे समय को उस यंत्र का रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल दो इसका, आपको प्यारा सा एग्जाम्पल दूंगा, बड़े बड़े टीचर फेल हो जाएंगे इस एग्जाम्पल्स के आगे, ठीक है। आपके लिए बेहतरीन तरीके से स्टडी करके आया हूँ और आपको हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। ध्यान से सुनो, ये आपका थर्मामीटर होता है, ठीक है, थर्मामीटर होता है कि नहीं होता है, यहाँ तक आपका पारा रहता है, ठीक है, और ये पारा आपका चढ़ता है, रीडिंग यहाँ पे रहती है, कुछ इस तरीके से आपका होता है। आप समझ सकते हो मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है, थर्मामीटर बना रहा हूँ। आप इसको मुंह में या आप बॉडी के ऊपर रखते हो, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ सेकंड लगते हैं, मान लो 10 सेकंड लगा और ये पारा जो है इस रीडिंग के यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो ये जो 10 सेकंड लगा इसी को कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम, अर्थात इनपुट एप्लीकेशन के डेटा को फाइनल पोजीशन में परिवर्तित करने में जो टाइम लगा वो क्या कहलाता है, हमारा रिस्पॉन्स टाइम। तो जितना टाइम में वो रिस्पॉन्स किया उतनी दूर गया हीट होकर के, वो हमारा रिस्पॉन्स टाइम का, ठीक है। जैसे कि आप कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, आप उस पर बटन प्रेस कर दिए, 1 सेकंड लगा उसको चालू होने में मशीन को, मान लो, तो वो रिस्पॉन्स टाइम होता है। मुझे आशा है कि रिस्पॉन्स टाइम समझने में कोई दिक्कत नहीं। अगला है हमारा रिपीटेबिलिटी दोस्त। एक ही वैल्यू के बार बार रिपीट करने को रिपीटेबिलिटी कहते हैं। रिपीटेबिलिटी समझ में आ गई, अर्थात आप यहाँ पर बैठते हो, खड़े हो जाते हो आप, ठीक है, तो आपका जो वज़न है हर बार मान लीजिए लगभग 80.2 kg आया, 80.1 kg आया, तो ये जो वैल्यू रिपीट हो रही है बार बार, इसी को कहते हैं रिपीटेबिलिटी। यानी छोटा माइनर देखा नहीं जाता है, लेकिन ये जो वैल्यू देख रहे हो आप 80 वाला, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस वाली वैल्यू को कहते हैं रिपीटेबिलिटी। अर्थात रिपीटेबिलिटी समझ में आ चुका है कि एक ही वैल्यू के बार बार रिपीट करने को कहते हैं रिपीटेबिलिटी। अब आता है हिस्टेरेसिस, आपने फिजिक्स में भी पढ़ रखा है, हिस्टेरेसिस को समझाते हैं। तो हिस्टेरेसिस को भी बहुत प्यार से अच्छे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा। यदि किसी मापन यंत्र द्वारा स्पेसिफाइड रेंज के अंदर, अभी समझाऊँगा, समझो, के अंदर मापे गए मान के आउटपुट के हाईएस्ट वैल्यू और जहाँ से इनपुट घटने लगता है को हिस्टेरेसिस कहते हैं। यानी आपकी एक वैल्यू गई 40 अंश सेंटीग्रेड तक, यानी वो क्या हो गई, हाईएस्ट वैल्यू हो गई। यानी किसी आपने इनपुट को दिया, यानी हीट दिया आपने, यानी आपने हीट दिया और आपकी वैल्यू पहुंच गई 40 अंश सेंटीग्रेड, और आपने रेंज सेट कर रखा था 40 डिग्री का, और उसके बाद से क्या हुआ, इनपुट जो है वो घटने लगा, यानी वो 39 अंश सेंटीग्रेड हो गया। ध्यान से सुनिए, मान लीजिए थर्मामीटर है, वो 40 अंश सेंटीग्रेड तक आपने क्या किया, गर्म किया, ठीक है, और आपका वैल्यू 40 डिग्री अंश सेंटीग्रेड दिखाया। ये गर्म करते समय था और आपने इसी को ठंडा करने लगा। भाई ठंडा करते समय तो 40 था, 40 सेंटीग्रेड तक गर्म किया तो 40 होना चाहिए, लेकिन ठंडा करते समय क्या हो गया मेरे दोस्तों, ये ठंडा करते समय ये 40 अंश सेंटीग्रेड हो गया 39 अंश सेंटीग्रेड।
तो ये जो वैल्यू डिक्रीज हो गई, वैल्यू हिस्टेरिसिस हुआ, हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं इसको। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, हिस्टेरिसिस लूप पढ़ा होगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वैल्यू घटने लगती है, ठीक है। तो ये है कि 40 सेंटीग्रेड तक गर्म किया और वहाँ तक आप गर्म करके छोड़ दिए तो वो वैल्यू ऑटोमेटिक घटने लगी, ठीक है। क्लियर बात है भैया, आगे बढ़ें। अगला है अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट। क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी का मतलब है कि किसी भौतिक राशि के माप में होने वाले सांख्यिकी मतलब न्यूमेरिकल परिक्षेपण, यह उस अनुमानित मूल्य को बताता है जिसके कारण एक्चुअल वैल्यू ट्रू वैल्यू से अलग होती है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? अनिश्चितता। तो आपने किसी चीज़ को आपने मापा, कोई लेंथ मापा आपने, ठीक है, मान लो 50 सेंटीमीटर आपने मापा, ये बता रहा है सांख्यिकी परिक्षेपण यानी न्यूमेरिकल 50 सेंटीमीटर आप माना, ठीक है। तो जो उसकी अनुमानित वैल्यू है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू, वो ट्रू वैल्यू से क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। आपकी लेंथ जो है इस तरीके से लिखी जाती है 50 ± 0.5 सेंटीमीटर, अर्थात इसका मतलब ये है कि 49.5 भी हो सकता है और ये 50.5 भी हो सकता है, ठीक है। तो जो अनुमानित वैल्यू है यहाँ पर ये इस तरीके से लिखी जाती है जो कि एक्चुअल वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू से अलग हो जाती है, ठीक है। मेन रीज़न क्या है अनसर्टेनिटी का? कि मेजरमेंट टेक्निक्स, आप गलत टेक्निक का यूज कर रहे हो तो डिफरेंस आ रहा है। यानी अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चितता है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं लगाना है दिमाग। मतलब आप नाप रहे हो तो गलत वैल्यू आ रही है, हम नाप रहे हैं तो कुछ और आ रही है, ये क्या है? अनिश्चितता है। टेम्परेचर, मान लो आप पहली बार नापे तो 50.5 सेंटीमीटर आया, टेम्परेचर में कुछ दिक्कत हुआ 49.5 बताने लगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, उमस हो ज़्यादा, तब भी टेम्परेचर में डिफरेंट आता है, आपका हाथ कँपने लगा। इक्विपमेंट एक्यूरेसी, अब जैसे लंगड़ा प्रकार है, पहली बार आपने गोला बनाया, यहाँ से रखा आपने, यहाँ से गोला बनाया और यहाँ पर जाकर के काट दिया, गलत काट दिया, वो क्या है? वो एक्यूरेसी नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्विपमेंट आपका सही नहीं है। आइए अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एरर ऑफ मेजरमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एरर ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो एरर की डिफिनीशन बताना आसान है, ठीक है। एरर की डिफिनीशन को बताने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी यंत्र द्वारा ली गई माप के सूचित मान इंडिकेटेड वैल्यू एवं ट्रू वैल्यू के अंतर को माप की त्रुटियां यानी एरर्स ऑफ मेजरमेंट कहा जाता है, ठीक है। अरे ये बताओ, आप कोई ट्रू वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और आपने माप दिया उसको 9.8 सेंटीमीटर, तो ये जो 0.2 का सेंटीमीटर का डिफरेंस आया वही तो एरर कहलाएगा। समझ गए भाई? तो जो ट्रू वैल्यू है और जो इंडिकेटेड वैल्यू है उन दोनों के बीच का जो अंतर होगा, तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है। क्या पूछ लेता है कि एरर्स बताइए, एरर्स के टाइप्स बताइए, ठीक है। तो आपका ये हो गया रैंडम एरर्स, ठीक है। अब रैंडम एरर्स क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये एरर जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड हैं। जैसे अचानक बारिश आ जाए, अचानक धूप निकलने लगे, अचानक ठंडी बढ़ जाए, तो क्या है? अनएक्सपेक्टेड है कि नहीं है? अब तुम्हारे घर में कोई अचानक रिश्तेदार आ जाए और तुम्हें बिना बताए, तो अनएक्सपेक्टेड है। इसी तरीके से एरर भी अनएक्सपेक्टेड होता है, इसका पूर्वानुमान लगाना काफ़ी कठिन होता है। ये एरर्स किन किन कारणों से होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला यहाँ पर लिखा है मैकेनिकल वाइब्रेशन। अब ये क्या है? डिप्लोमा स्तर पे हो उतना जानकारी नहीं है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आप किर्लोस्कर इंजन देखा होगा, फील्ड मार्शल इंजन देखा होगा, जिससे आपका पंपिंग पानी निकलता है, ठीक है। नीचे 4 बोल्ट लगे होते हैं, नट बोल्ट, जिसकी मदद से वो कसा होता है। अगर कोई एक बोल्ट ढीला हो जाए तो वो इंजन क्या करेगा? वाइब्रेट करने लगेगा, हिलने लगेगा। तो जो वाइब्रेशन आ रहा है किसकी वजह से? वो नट के ढीले होने की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो जो मैकेनिकल वाइब्रेशन है आपका, ठीक है, वो क्या है? एक रैंडम एरर का कारण हो सकता है। यंत्र की स्पीड में फ्रिक्शन, ठीक है। जैसा कि आप फ्रिक्शन के बारे में जानते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ चल रही है, ठीक है, तो घिसने लगे, कहीं पर लड़ने लगे, तो उसको कहते हैं फ्रिक्शन ही तो कहते हैं। तो कोई चीज़ अचानक लड़ने लगे, खट खट की आवाज़ आने लगे, उससे एरर में क्या हो जाएगा? मतलब आपका जो मेजरमेंट होगा उसमें एरर आ जाएगा। अब स्पीड में जो बैकलेस है, बैकलेस एक्चुअल में गियर वगैरह में आता है। गियर आपने सुना होगा, ठीक है, गियर टीथ सुना होगा। तो वो जो क्लियरेंस होता है एक गियर से दूसरे गियर के बीच में, ठीक है, जहाँ पर गियर जो है घूमता है, वो बैकलेस कहलाती है। तो बैकलेस का इसमें क्या वो है? तो अगर आपका बैकलेस कम हो गया, ठीक है, या ज़्यादा हो गया, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा?
शोर बढ़ जाएगा, शोर या कंपन हो जाएगा। ठीक है, बैकलैश के कम या ज़्यादा होने से शोर या कंपन बढ़ेगा, तो वो आपका एरर हो जाएगा उससे। ठीक है, चलिए अगला एरर है कंट्रोलेबल एरर्स। क्या है? कंट्रोलेबल एरर्स। मापन यंत्रों में पाई जाने वाली जिन एरर्स को कम किया जा सकता है वह एरर कंट्रोलेबल एरर्स कहलाती है। ठीक है, यानी जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, कम कर सकते हो, वो एरर कंट्रोलेबल एरर है। इन एरर को सिस्टमेटिक एरर भी कहा जाता है। ऐसी चीज़ जो सिस्टमेटिकली कम किया जा सके। आपने पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, धीरे धीरे 1 घंटा पढ़ना शुरू किया, 2 घंटा पढ़ना, 3 घंटा, उससे धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा। ये किन किन कारणों से होती है? ये निम्न कारणों से होती है। सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने में ट्रांसमिशन एरर, जैसे वोल्टेज ड्रॉप। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर सिग्नल को भेजा जा रहा है तो वहाँ पर जो ट्रांसमिशन एरर है, जैसे वोल्टेज ड्रॉप है, वो एक कंट्रोलेबल एरर के रूप में आता है। अब अगला टॉपिक है स्टैंडर्डाइजेशन। क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? स्टैंडर्ड, कोई चीज़, किसी चीज़ का स्टैंडर्ड हो। जैसे आपके यहाँ BIS स्टैंडर्ड है भारत में, तो मतलब आपका एक स्टैंडर्ड है कि हमारा रैंक जो है वो 3रे रैंक पे आता है कॉलेज में। ठीक है, एक आपका स्टैंडर्ड है। इसी तरीके से 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर एक स्टैंडर्ड है। आपका डोरी से नापा जाता है, आपका जो वायर खरीदने जाते हो तो एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो देश की अर्थव्यवस्था उस देश में लगे उद्योगों की उत्पादकता और क्षमता पर निर्भर करती है। आपका देश है तो कितनी इंडस्ट्री है, कितना आप चीज़ बाहर से खरीद रहे हो, कितना आप लोगों को बेच रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। हमारे यहाँ तो कुछ बनता नहीं है। ठीक है, अधिकतर चीज़ें हमें खरीदनी पड़ती है, तो हमारा अर्थव्यवस्था कितना अच्छा है आप जान ही रहे हो। ठीक है, तो उस देश में लगे उद्योगों की उत्पादकता और क्षमता पर निर्भर करती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि उद्योग में प्रयोग होने वाले पार्ट्स के बीच में इंटरचेंजेबिलिटी अधिकतम हो। अब इंटरचेंजेबिलिटी क्या है? इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब ये वाला जो बोल्ट यूज कर रहे हो आप, नट बोल्ट यूज कर रहे हो, ये वाला नट बोल्ट इस जगह पर भी लग जाए, उस जगह पर भी लग जाए। ठीक है, तो ये क्या इंटरचेंजेबिलिटी है? आप इस कुर्सी पर भी फिट हो जाओ, उस कुर्सी पर फिट हो जाओ, ये क्या इंटरचेंजेबिलिटी है? ठीक है, डाइवर्सिटी क्या है? कि आपका अलग रूप आकार है, अलग सिस्टम है, यानी आप हर जगह पर फिट नहीं हो सकते, ये डाइवर्सिटी है। जैसे अलग अलग इंजन आते हैं, अलग अलग ब्रेक होते हैं, पावर ब्रेक है किसी का। ठीक है, चलिए, तो हमारा अगर अर्थव्यवस्था सही रहे तो एक ही नट बोल्ट हर जगह यूज हो जाए, ये कैसे पॉसिबल होगा? स्टैंडर्डाइजेशन से। यानी आप 10 mm का बोल्ट हर जगह पे यूज कर रहे हो, 10 mm का बोल्ट हर जगह यूज कर रहे हो, ये एक स्टैंडर्डाइजेशन है कि हर जगह 10 बोल्ट का mm बनेगा। ठीक है, 10 mm का बोल्ट बनेगा। ठीक है, तो ये कैसे संभव है? स्टैंडर्डाइजेशन से संभव है। यह कई स्तर पर किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, यानी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अमेरिका में भी वही चलेगा, इंडिया में भी सेम स्टैंडर्ड रहेगा। राष्ट्रीय यानी BIS है, तो अपने इंडिया में हर जगह पर वो लागू होगा। कंपनी, संस्था, यानी मुरादाबाद पॉलिटेक्निक है मान लो, ठीक है, तो वहाँ पर उसका स्टैंडर्ड अलग होगा कि हम 30 नंबर देते हैं बच्चों को, 40 नंबर देते हैं, है ना। कंपनी का अपना अपना स्टैंडर्ड है। चलिए, अगला है स्टैंडर्डाइजिंग ऑर्गेनाइजेशंस। अब कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्टैंडर्डाइजेशन करती हैं? तो किसी चीज़ को मापने के लिए, स्टैंडर्ड की जो जांच करने के लिए भारत में एक मुख्य संस्था है, वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो आपको जानना पड़ेगा जो BIS है ये करता क्या है। ठीक है, BIS क्या करता है ये समझने की कोशिश करो। तो इंडियन स्टैंडर्ड को बनाना, यानी इंडिया में जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उसका स्टैंडर्ड एक सेट करना, उसको क्या करना? प्रकाशित करना, बताना कि ये स्टैंडर्ड पे काम करेगा, एवं हर जगह क्या करना? प्रचार करना। आपने देखा होगा कि BIS अब टेस्ट ले रहा है, पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी टेस्ट वगैरह करवाया था, आपने सुना होगा, कोई 500 रुपये इनाम दे रहा है, कहीं कुछ दे रहा है। ठीक है, तो क्या ये स्टैंडर्ड का प्रचार करना है। जो BIS का सर्टिफिकेट होता है, अगर आपका प्रोडक्ट की जांच करना है तो BIS के सर्टिफिकेशन से अगर आपका प्रोडक्ट बना है तो उस पर जांच वगैरह, मतलब जांच करेंगे तो पता चल जाएगा कि BIS से सर्टिफिकेशन है इसका, तो कोई दिक्कत नहीं है। BIS अपनी लैब बनाता है, उसकी मरम्मत करता है। ठीक है, प्रोडक्ट एवं प्रोडक्ट प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए, देखो स्टैंडर्ड आप सेट कर लिए,
अब आपको पता नहीं होगा, अभी आप तो सेकेंड ईयर में हो, आप नौकरी के बारे में अगली बार से सोचोगे, ठीक है। ध्यान से सुनना। जैसे अगर रुद्रपुर इंडस्ट्री प्लांट की बात करें, देहरादून रुद्रपुर, ठीक है, आपका काठ गोदाम के आसपास है रुद्रपुर, ठीक है। तो ये लोग तीनों का कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे स्पार्क मिंडा कंपनी है, उसका बजाज से भी चलता है, ठीक है, आधा प्रोडक्ट बजाज से लेती है, ये सब चीज़ें होता रहता है, ठीक है। तो ये है एक स्टैंडर्डाइजेशन का महत्व। अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन पे काम कर रहे हो तो आपका सब कुछ अच्छा होगा। किताबों, गाइडों एवं लेखों की प्रमाणिकता की जांच करना। जो किताबों में स्टैंडर्ड दिया जाता है वो भी BIS करता है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड पे है। अब अगला है इम्पोर्टेंस ऑफ मेट्रोलॉजी, कि भैया इस मेट्रोलॉजी का हमारे सबके लाइफ में क्या यूज है, ठीक है। तो क्या इम्पोर्टेंस है? इंजीनियरिंग में उत्पादित वस्तु की माप को पूर्ण रूप से एक्यूरेट होना आवश्यक होता है। अब ये बताओ, जैसे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो क्या टेढ़ा मेढ़ा बनाओगे? क्या एकदम एक्यूरेट माप का ही तो बनाओगे? तो वो कैसे पॉसिबल है? मेट्रोलॉजी से ही पॉसिबल है। मेट्रोलॉजी से हमारा उद्देश्य किसी उत्पाद की न केवल माप लेना है, तो मापन की एक्यूरेसी और वास्तविकता भी बनाए रखना होता है। मेट्रोलॉजी का उद्देश्य हमारा यही है कि आप माप ही नहीं लो, किसी चीज़ को मापो नहीं 10 मीटर है, उसके साथ साथ एक्यूरेसी के साथ मापो, वास्तविक माप दो। माप विज्ञान के महत्व को विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक शोध कार्यों में एक्यूरेट और विश्वसनीय सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करने में होती है। जैसे डिफरेंट चीज़ें खोजी गई, कॉम्परेटर खोजा गया, स्ट्रोबोस्कोप खोजा गया, तो ये सब वैज्ञानिक शोध कार्यों में भी यूज हो रहा है। बहुत सूक्ष्म मापन करने के लिए, एक्यूरेट मापन करने के लिए हमारा मेट्रोलॉजी काम आ रहा है। विश्वसनीयता हमारी बढ़ गई मेट्रोलॉजी से। क्या क्या हमारे एप्लीकेशंस हैं मेट्रोलॉजी के? मेट्रोलॉजी का जो प्रयोग है वो सरफेस पैरामीटर, जैसे सरफेस रफनेस, टेपर, राउंडनेस, थ्रेड्स, गियर्स आदि के मापन में होता है। अर्थात कोई वस्तु अगर खुरदरी है तो वो माप दिया जाएगा। कोई वर्त टेपर है, टेपर का मतलब इस तरीके से होता है, ये होता है टेपर। तो ये जो हल्का टेपर हुई है ना, हल्का टेढ़ी सी है ना, उसे कहते हैं टेपर। तो कोई टेपर है, कोई राउंड है, थ्रेड्स मतलब थ्रेड्स का मतलब समझ रहे हो ना, चूड़ी, गियर्स आदि के मापन जो है कर देता है। क्लियर बात है भाई लोग? तो टॉपिक समझते हैं फैक्टर अफेक्टिंग मेजरमेंट। तो मेजरमेंट को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो मापन की शुद्धता और विश्वसनीयता कई कारकों पर निर्भर करती है। कारक का मतलब फैक्टर है, ठीक है। आपका जो माप किया हुआ शुद्ध है और रियलाइबल है, विश्वसनीय है, वो कैसे डिपेंड करेगा? कई फैक्टर्स हैं। जैसे आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाए, ध्यान से समझिएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर यानी आप जो भी माप कर रहे हो उपकरण, वो कैलिब्रेट नहीं किया हुआ है, यानी वो उसकी जो रीडिंग है वो सही जगह पर नहीं है। तो इससे क्या होगा? आपका जो एरर होगा वो ऑब्वियस सी बात है, आपके इंस्ट्रूमेंट्स में एरर है तो जो माप है उसमें भी एरर होगा। तो मापने वाले उपकरण की गलत कैलिब्रेशन या दोषपूर्ण निर्माण के कारण त्रुटि होती है। घिसे हुए स्क्रू गेज, अगर आपका स्क्रू गेज घिस गया है तब भी आपका कह सकते हैं कि दिक्कत है। अगर आपकी स्केल गलत है तब भी रीडिंग वगैरह ख़राब है उसकी। तो दूसरा है ऑब्जर्वेशनल एरर / ह्यूमन एरर। आपका हाथ कांप गया, उस समय पसीने टपक गया आपके हाथों के ऊपर, मापन करने वाले व्यक्ति की गलती, जैसे गलत रीडिंग आपने ले ली, ध्यान से नहीं देखा, आपका दिमाग कहीं इधर उधर है, तो ये ह्यूमन एरर के अंतर्गत आता है। अगला है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जैसे आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्ट्रैक्शन यानी आपका सिकुड़ना भी हो जाता है और फैलना भी होता है टेम्परेचर की वजह से। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, प्रेशर, जैसे पहाड़ों पर चले जाओगे तो आपका ट्यूब में से अपने आप टूथपेस्ट निकलने लगता है। कंपन अगर हो रहा है प्रकाश की वजह से आदि, क्या है, मापन को प्रभावित करता है। थर्मामीटर पर तापमान का असर, धातु की राड का तापमान जैसे फैलना या सिकुड़ना। भाई ऑब्वियस सी बात है, थर्मामीटर पर क्या होगा? टेम्परेचर का असर बढ़ेगा, वो ऊपर होगा नीचे हो जाएगा। अगला है मापने की विधि। यदि उपयुक्त विधि आपने नहीं यूज किया तो डेफिनेटली परिणाम गलत होगा। आप भी अपने जीवन में, अब सेकेंड ईयर में अगर आप मेरी बात को सुन रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि मेरा 3 इयर्स का डिप्लोमा एक टॉप सरकारी कॉलेज से हुआ और 3 इयर्स का बीटेक हमारा टॉप सरकारी कॉलेज से फाइनल ईयर में चल रहा है। आपको एक क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग तुम्हें बीटेक करना है लाइफ में कि आगे नौकरी करनी है। एक डिसीजन आपको पहले से बना के रखना पड़ेगा और उस पर कम से कम 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा कर के आपका काम बन जाएगा।
यदि उपयुक्त विधि ना हो तो परिणाम क्या हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। ठीक है। अगला है रेंज एंड सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। रेंज एंड सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, उपकरण की लिस्ट काउंट और सेंसिटिविटी भी मापन की शुद्धता को प्रभावित करती है। लिस्ट काउंट क्या होता है, अल्पतमांक। ठीक है, आगे चलकर लिस्ट काउंट को हम लोग समझाने वाले हैं। सेंसिटिविटी भी हम लोगों ने सूक्ष्मता आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए अगला है सिस्टमेटिक एरर। जब आप एरर के बारे में लिखोगे एग्जाम में तो ये भी आप एरर डाल सकते हो वहाँ पर। ये त्रुटियाँ बार बार दोहराई जाती हैं यदि किसी निश्चित कारण से हो रही हो। जैसे आप बार बार कम नंबर पा रहे हो तो एक निश्चित कारण है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। इक्विपमेंट का गलत जीरो सेट होना, ये हमारा क्या कहलाता है, सिस्टमेटिक एरर। आप गलत जगह पर जीरो सेट कर दिए हो तो बार बार जितनी बार रीडिंग ले लो गलत आएगा ये। अगला है रैंडम एरर। जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या है, अनिश्चित कारणों से होता है। रैंडमली कोई घर पे आ गया तो कोई एरर हो गया। ठीक है, ये चीज़ आप टाल नहीं सकते, ये हर बार अलग अलग होता है। जैसे कंपन, हवा की गति है तो आपका इंस्ट्रूमेंट हिल गया। अब आइए इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर बात करते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने BIS के बारे में हल्का देखा था, अब इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन को समझेंगे। ये होता है विश्व स्तर का स्टैंडर्डाइजेशन। विश्व स्तर पर एक समान मापन, यानी अगर 1 मीटर आपके इंडिया में जितना चल रहा है उतना ही चाइना में भी हो, उतना अमेरिका में हो, तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन की यूनिट हो गई। एक समान मापन इकाइयाँ, पद्धतियाँ और नियम तय करना ताकि हर देश के लिए किए गए मापन एक जैसे और विश्वसनीय हो, यानी हर देश में समान मापन हो रहा हो, ये हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। जैसे इसकी नीड क्यों है, तो यूनिफॉर्मिटी। तो यूनिफॉर्मिटी मतलब है कि एक देश में एक ही प्रकार की मापन इकाई उपयोग हो। ठीक है, जैसे मीटर। चलिए ठीक है, हर देश में, एक देश का मतलब नहीं हर देश। अब हम ISO के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, अगला है रिलायबिलिटी। साइंस, रिसर्च, इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रीज़ में सही मापन मिले, यानी साइंस में, रिसर्च में, इंजीनियरिंग में सही मापन मिले, इसके लिए आपका ISO फॉलो होता है। ट्रेडिंग आपको सुना होगा। ट्रेडिंग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सामान की गुणवत्ता और मात्रा की तुलना आसानी से हो सकती है। ट्रेडिंग में क्या होता है, जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर आपके सामान की गुणवत्ता और मात्रा की तुलना आसानी से हो जाती है। अगला है सेफ्टी। ठीक है, तो सेफ्टी के अंदर क्या है, इंजीनियरिंग पार्ट्स, मेडिकल, एरोस्पेस और न्यूक्लियर इंडस्ट्री में हाई एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, यानी बारीकी से बारीकी का एनालिसिस होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपका मेजरमेंट जो है मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट यूज होता है। अगला है साइंटिफिक डेवलपमेंट। ठीक है, रिसर्च और टेक्नोलॉजी में एक ही मानक इकाइयों से परिणामों की तुलना आसान हो जाता है। ठीक है, जब एक ही स्टैंडर्ड है तो रिसर्च करना आसान है। ठीक है, अब अलग अलग मेजरमेंट हो रहे हैं तो दिक्कत तो होगी, तो रिसर्च और टेक्नोलॉजी दोनों में ही आसान हो जाती है। तो इंटरनेशनल कौन कौन सी बॉडीज़ हैं मेट्रोलॉजी के अंदर, उसको लिख लीजिए। ठीक है, BIPM है, ब्यूरो इंटरनेशनल DES पॉइंट्स एट मेजर्स। CIPM है, इंटरनेशनल कमेटी फॉर वेट एंड मेजर्स। OIML है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। आपको याद रखना पड़ेगा ISO एंड I। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है क्या, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय मानक संगठन है। ठीक है, ये इंडियन स्टैंडर्ड है BIS। तो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इंडिया के लिए है। ये आपके उपभोक्ता, यानी कैसे आप कोई AC ले रहे हो, कोई फ्रिज ले रहे हो, उसके लिए है। इंडस्ट्रीज़ के लिए है, सरकार के लिए है। ठीक है, उनकी ज़रूरत के अनुसार स्टैंडर्ड तैयार करता है, यानी सबके लिए यूज होता है, चाहे पब्लिक आदमी हो, चाहे इंडस्ट्री का ओनर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, सबके लिए क्या करता है, स्टैंडर्ड तैयार करता है और उन्हें लागू करने के लिए काम करता है। BIS की जो स्थापना हुई 1 अप्रैल 1987 को ही, और इसे पहले ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन कहा जाता था, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आपने ISI मार्का फिर सुना होगा, तो अब वो ISI मार्का जो है इंडियन स्टैंडर्ड के BIS के द्वारा हो गया है। अगला है इसका मेन काम, क्या क्या इसका मेन काम है, राष्ट्रीय मानक बनाना, यानी इंडियन के जितने स्टैंडर्ड हैं उनको बनाना, सर्टिफिकेशन प्रदान करना, जैसे ISI मार्क लगाना,
आप किसी पर ISI मार्क लगा है तो समझो BIS से वो प्रस्तावित है, अर्थात वो एकदम एक्यूरेट स्टैंडर्ड के द्वारा है। उत्पादों की जांच और परीक्षण करना, आप प्रोडक्ट की जांच कर सकते हो, उसके परीक्षण को कर सकते हो। उपभोक्ता का संरक्षण और जागरूकता बढ़ाना, यानी कंज्यूमर के बीच में क्या है, संरक्षण और जागरूकता को बढ़ाना होता है। यानी आपके BIS स्टैंडर्ड के थ्रू जो आपकी मान लो कोई भी प्रोडक्ट है तो उससे आपको पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है, लोकल है, क्या है, इससे क्या जागरूकता बढ़ जाती है। तो क्या क्या इम्पोर्टेंस है BIS के, उसको भी देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है BIS। वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता निश्चित करना, ठीक है, जो भी वस्तु हैं उनकी सर्विसेज को, गुणवत्ता को निश्चित करना। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विश्वसनीयता को बढ़ाना, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में और घरेलू मार्केट में दोनों, ठीक है। क्या होगा कि आपकी रिलायबिलिटी बढ़ेगी, कंज्यूमर की सुरक्षा और भरोसा दोनों बढ़ जाएगा BIS की वजह से, ठीक है। चलिए, अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मीजरिंग सिस्टम को प्रभावित करते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत चर्चा किया, लेकिन फिर से थोड़ा डिटेल में नहीं जाएंगे, सरलता से देखेंगे। मीजरिंग सिस्टम की एक्यूरेसी को कई कारक प्रभावित करते हैं और कई कारक माप के परिणामों को सही या गलत दिशा में बदल सकते हैं। अब आपके सिलेबस में यही है कि चीज़ों को थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दिया गया है, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है। बट जितना सिलेबस में दिया है मैं सबको पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ को ऊपर दे दिया गया फिर से क्यों दिया जा रहा है। अगला है इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर हमने समझा दिया। कैलिब्रेशन एरर हमको समझा दिया, जब आप किसी भी उपकरण का सही तरीके से कैलिब्रेट नहीं करोगे, घिस जाएगा, पिट जाएगा, उसको आप सही नहीं करोगे तो क्या गलत माप आएगी। सेंसिटिविटी, अगर उपकरण बहुत अधिक या बहुत कम संवेदनशील है तो सटीक परिणाम नहीं देगा, यानी छूते ही दब गया, टेढ़ा हो गया, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अगर संवेदनशील है और बहुत कम भी संवेदनशील है तब भी दिक्कत है। तो सेंसिटिविटी एकदम से उस लेवल पे होनी चाहिए मानक के अनुरूप। फ्रिक्शन, मैकेनिकल पार्ट में फ्रिक्शन होने से क्या होगा, रीडिंग प्रभावित होगी। कोई बात है, दो पार्ट अगर घिस रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है रीडिंग प्रभावित होगी, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा वियर एंड टीयर, लंबे समय तक उपयोग से उपकरण की कार्यक्षमता घटती है। अगर बार बार उस चीज़ को उपयोग कर रहे हो तो आपका जो वियर एंड टीयर की संभावना है वो ज़्यादा हो जाती है। अगला है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। क्या क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, इसके बारे में भी चर्चा किया था। टेम्परेचर, अगर बहुत अधिक तापमान है और बहुत कम तापमान है तो उपकरण का अलग अलग हिस्सा प्रभावित हो जाएगा। ह्यूमिडिटी, नमी या आप कह सकते हैं आर्द्रता, उमस, नमी से यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर जो है असर पड़ता है, उससे रीडिंग प्रभावित होती है। वाइब्रेशन, जैसे कि मैंने बताया, अगर कंपन ज़्यादा हो रहा है तो आप सटीक माप नहीं ले पाओगे। और क्या क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में है तो अगर विद्युत चुम्बकीय प्रभाव उसमें आ रहा है तो इससे गड़बड़ी आ सकती है। अगला है ऑपरेशनल फैक्टर्स, ठीक है। स्किल ऑफ ऑपरेटर, यदि ऑपरेटर स्किल नहीं है, अगर आपका नाप करने का आपको पास तरीका नहीं मालूम है तो डेफिनेटली क्या होगा, अच्छा से नाप नहीं ले पाओगे। और अगर आप गलत तरीके से माप ले रहे हो तब भी आपका परिणाम क्या आएगा, गलत आएगा। अगला है वर्कपीस फैक्टर्स। सरफेस कंडीशन, अगर आपकी खुरदुरी सतह है उस पर सटीक माप नहीं होगा, आपकी खुरदरी सतह पे क्या होगा, माप सही से हो नहीं पाएगा, ठीक है। अगला है थर्मल एक्सपांसन, मापी जाने वाली वस्तु का आकार तापमान से बदल सकता है, ठीक है। अगर आप गर्म ज़्यादा है तो उसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है, पटरियों में जैसे होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है मेजरमेंट में एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया थर्मल एक्सपेंशन। अगला है ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर में क्या होता है, आपने गलत ऑब्जर्वेशन ले लिया, आपने एरर में कैलकुलेशन सही से नहीं किया, आपने लापरवाही किया, रीडिंग सही से नहीं देखा, तो ये सब क्या हो गया, आपका ह्यूमन एरर हो गया, ठीक है। चलिए, जनरल रूल फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, क्या एक्यूरेट मेजरमेंट करने के जनरल रूल हो सकते हैं उसको समझिए। माप की सटीकता को बनाए रखने के लिए कुछ सामान्य नियम होते हैं, ये नियम हर प्रकार की मापन प्रणाली पर लागू किए जा सकते हैं। अगर आप कोई भी माप 100% एक्यूरेसी के साथ लेने चाहते हो तो कुछ नियम को फॉलो करिए, उस नियम से क्या होगा कि आपका जो माप है वो 100% एक्यूरेसी के साथ आएगा। तो आपका पहला क्या नियम है, उपकरण का कैलिब्रेशन करें। कैलिब्रेशन करने का मतलब क्या है, उपकरण को ठीक करना, यानी कोई स्टैंडर्ड जो उपकरण है उसको लेकर के आप जो आपका उपकरण है उसको सही करना, इसको कहते हैं कैलिब्रेशन, ठीक है। कैलिब्रेशन करें,
मापने वाले यंत्र को समय समय पर स्टैंडर्ड के अनुसार कैलिब्रेट करते रहना चाहिए। ठीक है। अगला है जीरो सेटिंग। ठीक है। मापन में पहले सुनिश्चित करें कि यंत्र जीरो पर सही तरह से सेट हो। ठीक है। तो ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो आपका जो सेटिंग है वो हमेशा जीरो पर रहे। ये जनरल रूल है सबके लिए। अगला है साफ़ सुथरा उपकरण और कार्यवस्तु। आप जितने ही उपकरण को साफ़ सुथरा रखोगे, जैसे आपकी ये पटरी है, इस पर यहाँ पे खड्डा पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, एरर आएगा। ठीक है। तो धूल, ग्रीस या नमी की जो है वो सटीकता को प्रभावित करेगी। अगला है तापमान और पर्यावरण का ध्यान रखें। ठीक है। तो उपकरण और वस्तु दोनों एक ही तापमान पर स्थिर होने दें, यानी जो उपकरण का तापमान है वही वस्तु का भी तापमान हो, तो डेफिनेटली मेजरमेंट आसानी से अच्छा होगा और तापमान परिवर्तन से बच जाएगा। और देखिए, सही स्थिति में रीडिंग लीजिए। आप हमेशा कैसे लें रीडिंग, पैरेलैक्स एरर से बचने के लिए रीडिंग को हमेशा सीधा स्ट्रेट लेना होता है। ठीक है। तो आप एक सही पोजीशन में रीडिंग को लीजिए। हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट का प्रयोग करिए, हमेशा एसआई यूनिट का प्रयोग करके आप जो भी मेजरमेंट कर रहे हो उसको करिए। ठीक है। अगला है हमारा उचित उपकरण का चयन करना। जिस क्वांटिटी को मापना है उसके अनुसार सही उपकरण का चुनाव करिएगा। ठीक है। अब मापना है शरीर को, तुम नाप रहे हो पटरी से, तो थोड़ी सही होगा, तो इंची टेप यूज करना पड़ेगा। बहुत छोटे मान के लिए हाई सेंसिटिविटी यंत्र का प्रयोग करें। जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं वो छोटे मान के लिए ज़्यादा सही होते हैं। अत्यधिक दबाव या बल से बचें। आप मापते समय ऐसा नहीं करें कि आप वर्कपीस पर दबाव डालें जिससे उस टेढ़ा हो जाए, उसका आकार बदल जाए। और रिपीट एंड मेजरमेंट, एक ही वस्तु का कई बार माप लीजिए और उसकी एवरेज वैल्यू ले लीजिए, तो उससे आप एक्यूरेट मेजरमेंट आ जाता है। और ऑपरेटर कैसा होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए। ये हो गया जनरल रूल, 5 मार्क्स में आता है। ठीक है भाई। चलिए, अब कैलिब्रेशन के बारे में ऑलरेडी हमने समझा रखा था, बट हमारे सिलेबस के अंदर टॉपिक दिया हुआ है तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। हमारा नोट्स जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग बना है। आप जब हमारा ऐप पे परचेज करोगे कोर्स, तो उसके अंदर आपको नोट्स, पीडीएफ, सारी चीज़ एकदम एक्यूरेटली मिल जाएगी। किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी जांचने के लिए उसे स्टैंडर्ड वैल्यू के अनुसार एडजस्ट करने की प्रक्रिया को कैलिब्रेशन कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये आपकी पटरी है, इसमें क्या है, धूल धक्कड़ लग गया, इसका मिट गया, कुछ ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ उसको कंपेयर करेंगे और उसको सही करेंगे। इस प्रक्रिया को कैलिब्रेशन कहा जाता है। तो कैलिब्रेशन का नीड क्यों क्यों है, एक्यूरेसी को बरकरार रखना, अच्छी एक्यूरेसी आए जिससे आपका माप सही हो और एक रिलायबल माप हो। ठीक है। अच्छा विश्वसनीय माप हो, स्टैंडर्ड के अनुसार हो, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मानक नियम के अनुसार होना चाहिए आपका, चाहे आईएसओ हो चाहे बीआईएस, दोनों के अनुरूप कैलिब्रेशन आपको करना है। समय के साथ होने वाली त्रुटि को सुधारना। कैलिब्रेशन करने से क्या होगा कि जो समय समय पर एरर्स होते हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे और जो यंत्र की जो सटीकता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। तो इस समय पर होने वाली एरर को सुधारना है। आप लगातार किसी इक्विपमेंट्स को यूज कर रहे हो, वो क्या हो जाती, ख़राब हो जाती, उसको सही करना पड़ता है। गलत माप से मशीन, उत्पाद या मनुष्य को नुकसान हो सकता है। तो आप गलत माप नहीं करिए, जिससे हो सकता है कि आपका स्टैंडर्ड ख़राब हो और किसी मशीन को गलत तरीके से सेट कर दिया जाए और वो टूट जाए और किसी वहाँ पे जनमानस को नुकसान पड़े। ठीक है। तो कैलिब्रेशन का प्रोसीजर समझते हैं। कैलिब्रेशन प्रोसेस, मानक का चयन। हमेशा एक स्टैंडर्ड को सेट किया जाता है, चाहे आईएसओ पकड़ो चाहे बीआईएस। एक उच्च सटीकता वाला रेफरेंस स्टैंडर्ड चुनिए। ठीक है। एक उच्च सटीकता वाला एक रेफरेंस स्टैंडर्ड चुनिए। उसके बाद यंत्र की तैयारी करिए। मापने वाले उपकरण को साफ रखें और जीरो एडजस्टमेंट करें। हमेशा जीरो एरर पे रखिए अपनी रीडिंग को। ठीक है। और आप उपकरण को साफ सुथरा रखिए और एक रेफरेंस स्टैंडर्ड को सेलेक्ट करिए। कंपैरिजन, मापन यंत्र की जो रीडिंग है उसको स्टैंडर्ड इक्विपमेंट से हमेशा तुलना करिए कि हाँ रीडिंग दोनों की बराबर आ रही है कि नहीं। जो स्टैंडर्ड वैल्यू है और जो आपने रीडिंग ली उनके बीच का अंतर हमेशा देखते रहना चाहिए कि बहुत बड़ा अंतर तो नहीं आ रहा है। यदि अंतर अधिक है तो यंत्र के मानक मान के अनुसार सेट करिए, स्टैंडर्डाइजेशन के साथ सेट करिए। जब आप बीआईएस वगैरह की मदद से कैलिब्रेशन पूरा करते हैं तो उसके बाद आपको एक कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि ये कैलिब्रेट हो चुका है। अरे जैसे कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट को मैं बताऊं क्या होता है, याद करो। आप अगर दुकान पे जाते हो तो एक हर साल क्या होता है,
कि जो बट्टा वट्टा पहले दुकान पे क्या होता था, अब तो डिजिटल हो गया है सब कुछ, उसका भी होता है सर्टिफिकेशन, लेकिन पहले एक जो वजन वाला बट्टा नहीं आता था जिसमें 1 किलो लिखा रहता था, आधा किलो, उसका समय समय पर कैलिब्रेशन किया जाता था। अर्थात उसके जो बीच में पीछे की तरफ बीच में होल बना रहता था, ये मान लो ये है तो इसके बीच में पीछे की तरफ होल बना रहता था, उसमें कुछ डाल करके उसको 1 किलो का बना दिया जाता है, क्योंकि काम करते करते घिस जाता है, तो वही होता है कैलिब्रेशन। वर्नियर कैलिपर्स को कैलिब्रेशन स्लिप गेज से किया जाता है। वर्नियर कैलिपर को कैलिब्रेशन जो है वो स्लिप गेज से किया जाता है। ठीक है, आपका वर्नियर कैलिपर जो है वो स्लिप गेज से होगा। अब वर्नियर कैलिपर आगे पढ़ाऊंगा और स्लिप गेज ही पढ़ाऊंगा। प्रेशर गेज का कैलिब्रेशन डेड वेट प्रेशर टेस्टर से किया जाता है। थर्मामीटर का कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड थर्मोमीटर से किया जाता है। तो ये कैलिब्रेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये हमारा अगला टॉपिक है प्रिसीजन फॉर यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन हिंदी। ठीक है, समझो, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिकॉशंस, मैं कह रहा हूँ प्रिसीजन्स, मैंने कहा प्रिसीजन्स दोबारा कहाँ से आ गया। तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स के प्रिकॉशंस हो सकते हैं, आपको हमेशा प्रॉपर कैलिब्रेशन करना है, यानी समय समय पर उसको सही करते रहना है स्टैंडर्ड के अनुसार। ठीक है, क्लियर बात है। साफ़ सफाई का आप ध्यान रखें, यंत्र पर जो धूल तेल नमी ये सब नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको जीरो एरर को देख लेना है, हमेशा आपको जीरो पे रखना है अपने इंस्ट्रूमेंट्स को। ठीक है, और हमेशा आपको जो है पैरेलल एरर से बचना है, और आप सीधा सामने की तरफ देख करके अपने स्केल या डायल पर माप को देखिएगा। वाइब्रेशन वगैरह को हटाना है, यानी यंत्र को गिरना झटका देना इस सबसे कम करना है। अगर टेम्परेचर वगैरह में डिफरेंस आ रहा है तो थोड़ी देर रुक जाइए। अचानक तापमान परिवर्तन और नमी माप को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए अब जब रुक जाएंगे तो आपकी एक्यूरेट मेजरमेंट आएगी। जिस क्वांटिटी को मापना है उसके अनुसार उचित यंत्र का प्रयोग करें। अब आपको मापना कुछ है, आप ले रहे हो कुछ, ठीक है, इस तरीके से भी नहीं ध्यान रखना है। सेफ स्टोरेज, यंत्र को सही बॉक्स में रखें और ताकि क्षतिग्रस्त ना हो। ठीक है, तो हमारा पार्ट 1 हमने यूनिट 1 का कवर कर लिया है। पार्ट 1 इसका 7 पार्ट है हमारा, और आपका 7 पार्ट में मेट्रोलॉजी ख़त्म होगी। तो हमने ये 40-45 मिनट का लेक्चर अपने YouTube के साथियों के लिए दिया है, जिनको अच्छा लगेगा हमारे कोर्स में इनरोल हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसी रही वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आप सभी कोर्स पे जा करके अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।